हाँ देखिए तो जी बेटा आप बोल रहे थे अभी कि देखो जो ये दूसरे प्लेन में बन रहा है ये देख लो ये था क्या मैग्नेटिक मेरिडियन है, और जब ये दूसरे वर्टिकल प्लेन में ये जो एंगल बन रहा है जितना मैग्नेटिक मेरिडियन झुका इसी को हम अप्रेंट डीप एंगल कहते हैं। तो अप्रेंट डीप एंगल किसको कहा गया हमने अभी भी बोला, अप्रेंट डीप एंगल मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होगा बल्कि मैग्नेटिक मेरिडियन के किसी और वर्टिकल प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन यदि झुका है तो हॉरिजॉन्टल से जितना झुका है इसी को हम अप्रेंट डीप एंगल कहते हैं। अब समझना ये BH है ना और ये एंगल अल्फा है तो BH का इधर कंपोनेंट क्या आएगा BH cos अल्फा, जबकि इधर कंपोनेंट तुम देखोगे तो BH sin अल्फा हो जाएगा। अब बताओ tan थीटा देखो ना BH का कंपोनेंट इधर आ जाएगा ना तो इधर आप tan थीटा डैश बराबर क्या लिखोगे tan थीटा डैश समझना अप्रेंट डीप एंगल tan थीटा डैश इक्वल टू बड़े आराम से लिख सकते हैं BV तो वही रहेगा जो पहले था तो हम लोग ये BV तो वही है लेकिन BH डैश हो जाएगा ना BH डैश मतलब BH cos अल्फा, क्योंकि ये जो थीटा समझ में आया पहले किसको कहते हैं अप्रेंट डीप एंगल ये समझ में आया। मैग्नेटिक मेरिडियन के अलावा किसी और वर्टिकल प्लेन में यदि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हॉरिजॉन्टल से जितना एंगल बनाता है किसी और वर्टिकल प्लेन में उसे हम कहते हैं अप्रेंट डीप एंगल, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन में जितना झुका हुआ रहता है एंगल है ना मैग्नेटिक मेरिडियन का फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक मेरिडियन में जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से झुका है उसी को एक्चुअल डीप एंगल कहते हैं, ट्रू डीप एंगल कहते हैं। तो हमें कहना हो कि भाई एक प्लेन है जो मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा है और इसमें एंगल ऑफ डीप दिया है थीटा डैश, तो ये अप्रेंट डीप एंगल कैसे निकलेंगे, BH जब भी होगा मैग्नेटिक मेरिडियन में हो तो BH का इधर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो BH cos अल्फा इधर तो पहले से ही है बेटा BH cos अल्फा, ये कौन लिख दिया तो ये क्या हो गया इधर BH हो गया सॉरी ये कौन लिखा बेटा BE cos अल्फा ना, यहाँ आ जाएगा BH cos अल्फा ठीक है, और ये BE sin अल्फा जिसको हम BV कहते हैं और ये हो जाएगा BH cos अल्फा। अब बताओ यहाँ क्या लिख जाएगा BV by BH को हम लिख देंगे tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई cos अल्फा, फिर से tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाई cos अल्फा। अब बताओ ये थीटा डैश क्या है, यह थीटा डैश है अप्रेंट डीप एंगल, अल्फा क्या है मैग्नेटिक मेरिडियन से वह वर्टिकल प्लेन जिसमें हम मैग्नेटिक मेरिडियन को देख रहे हैं वह है अल्फा एंगल, मैग्नेटिक मेरिडियन से वर्टिकल प्लेन का एंगल, थीटा डैश उस वर्टिकल प्लेन में जो एंगल ऑफ डीप है और ये थीटा जो है वो ट्रू डीप एंगल है। तो ये हम लोग फॉर्मूला दे सकते हैं tan थीटा डैश इक्वल टू tan थीटा बाय cos अल्फा। समझ गए होंगे सब लोग, लिखने वाले इसको थोड़ा बदल के कॉट के टर्म में भी लिख सकते हैं। अब कॉट के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 1 बाई cot थीटा डैश होगा ना, यहाँ 1 बाई cot थीटा डैश, यहाँ 1 बाई tan थीटा डैश, अरे 1 बाई cot थीटा इधर फेंक दो तो लिखने वाले तो भाई इसको भी बदल सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई cot थीटा, समझ रहे हो ना, इधर कर दिया इसको इधर कर दो भाई तो ये क्या हो जाएगा cot थीटा डैश बाई cos अल्फा। कर सकते हैं हम cot थीटा डैश यदि हमको लिखना पड़े तो cot थीटा डैश इक्वल टू cot थीटा cos अल्फा। अब वो तुम्हारे ऊपर है जैसा तुम लिखना चाहो ना, cot थीटा डैश इक्वल टू cot थीटा cos अल्फा कर दो। अब वो तो याद है डायरेक्ट मार सकते थे हम लोग, इसको पलट देते थे दिख जाता 1 बाई tan थीटा डैश, ये cos अल्फा ऊपर ये tan थीटा नीचे, ये cot थीटा डैश इक्वल टू cot थीटा टू cos अल्फा भी लिख सकते थे, बड़े आसानी से इतना काम कर सकते थे। हाँ ये हमने बात करते करते यहां तक तो ले आया, ये क्या है बेटा अप्रेंट एंगल और ट्रू डीप एंगल का कहानी। चलो अब क्वेश्चन कुछ हम लोग लगा लेते हैं इस पर। देखो छोटे मोटे क्वेश्चन आप लगाएंगे, आप जानते हैं ना कि BH क्या है बेटा, जल्दी बता देना, BE cos अल्फा होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या है BE sin अल्फा है, tan थीटा क्या है एंगल ऑफ डीप है,
टेन थीटा क्या है बेटा, एंगल ऑफ डीप है, टेन थीटा इक्वल टू BV बाई BH। तो इस पर जो साधारण क्वेश्चन हो वो लगा लेना, जैसे BH BV दोनों दे दे तो हम BE बराबर क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर। अंडर रूट BH स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर हो गया कि नहीं, ये हम लोग पूरा याद कर लिए। फिर ट्रू डीप एंगल और अप्रेंट डीप एंगल का रिलेशन याद, तो इस पर साधारण जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ दे देगा BV BH का रिलेशन दे दे, एंगल ऑफ डीप पूछते, एंगल ऑफ डीप दे दे, BH दे दे, BV निकल आएगा कि नहीं, इतना काम आप लोग साधारण क्वेश्चन कर लिए। अब थोड़ा सा बातचीत और हम अब करते हैं, है ना, अप्रेंट डीप एंगल और ट्रू डीप एंगल का थोड़ा सा और बात बढ़ा लें, तब क्वेश्चन को और बढ़ाएं। इसको मिटा दे बेटा पहले, दैट्स गुड, इसको हमने मिटा दिया। अब लिखिए क्वेश्चन जल्दी से आप लोग। सबसे पहला बात लिखिएगा, इन ए वर्टिकल प्लेन, इन ए वर्टिकल प्लेन, इन ए वर्टिकल प्लेन विच मेक एंगल 30 डिग्री विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, इन ए वर्टिकल प्लेन विच मेक एंगल 30 degree with magnetic meridian. In this plane, magnetic needle makes angle 60 degree with horizontal, makes angle 60 degree with horizontal. Find the true deep angle. Find the true deep angle. आप लोग पॉज करके करना बताएं। ये जब लिखा इसने कि मैग्नेटिक मेरिडियन से वह प्लेन 30 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब दूसरे प्लेन में अल्फा की बात कर रहे हैं 30 डिग्री, और उस प्लेन में मैग्नेटिक मीडियन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री झुका हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हमें अप्रेंट डीप एंगल दे रहा है 60 डिग्री, और ट्रू डीप एंगल पूछ रहा है, मतलब थीटा पूछ रहा है। तुम भी बताओ यहां से कर सकते थे कि नहीं, tan थीटा डेट tan 60, थीटा कितना हो गया, थीटा निकालना है, अल्फा कितना है 30 cos 30, अब tan 60 का वैल्यू √3 है तो tan 60 √3 लिख दिया, cos 30 का वैल्यू याद करो √3/2, अरे वाह ट्रू डीप एंगल आ गया, tan थीटा इक्वल टू 3/2, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3/2। फिर लिखिए क्वेश्चन, a magnetic needle makes angle, a magnetic needle makes angle 60 degree with horizontal in magnetic meridian, What is the angle subtended by this freely suspended magnetic needle? What is the angle subtended by this freely magnetic needle with horizontal in a vertical plane which makes angle 45 degree, with magnetic meridian,
बता सकते हो? इस बार शायद क्वेश्चन पलट दिया है, आप लोग पॉज करके लगा लीजिए, है ना, फिर मिलाइए। इस बार क्वेश्चन ने पलट दिया है। क्या पलटा है क्वेश्चन, जरा हमें समझाओ, इस बार क्या पलट दिया है ऐसा क्वेश्चन? क्वेश्चन ने बोला है कि मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल कितना बना रहा है? 60 डिग्री। मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल 60 डिग्री है, तो मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, मतलब ये ट्रू डीप एंगल दे रहा है, 60 डिग्री थीटा दे रहा है। और बोल क्या रहा है तुमसे बेटा? प्लेन जो है, जो प्लेन है वह मैग्नेटिक मेरिडियन से 45 डिग्री मतलब अल्फा दे रहा है। और बोल रहा है कि बताओ उस प्लेन में मैग्नेटिक मेरिडियन हॉरिजॉन्टल से कितना झुका है, मतलब हमसे पूछ रहा है वह अपरेंट डीप एंगल। डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बना दिया है भाई, मेथड तो सिखा दिया, ध्यान देना, भूलना मत, मेथड भी याद रहेगा तभी होगा, जो भूले तो कंफ्यूजन। BH और BV मैग्नेटिक मेरिडियन में, आप किसी और प्लेन में देंगे, वर्टिकल प्लेन है तो BV तो वही रह जाएगा, BH का कंपोनेंट टूटेगा, तो BH cos अल्फा लग जाएगा, तो BH tan थीटा डैश निकालें तो BV by BH cos अल्फा, BV by BH tan थीटा हो गया सॉल्व। यहां भी ऐसे ही हो गया, tan थीटा डैश तो भी निकालना है, tan थीटा कितना हो गया? tan 60√3 cos अल्फा cos 45 1/√2 और ये हो गया √6। थीटा इक्वल टू कितना हो गया? थीटा डैश इक्वल टू tan इनवर्स √6 हो गया, थीटा डैश इक्वल टू tan इनवर्स √6 हो गया। क्या तुम लोग का इतना आया था? तो इतना काम सब कंप्लीट कर दिया हमने। अरे भाई इसको क्यों मिटा दिया हमने? अच्छा तो था, एक क्वेश्चन और कर दिया जाए तब मिटारा उठाया जाता तो अच्छा लगता है कि नहीं? ये फॉर्मूला रहे दो, ये दोनों फॉर्मूला एक ही है बेटा ना, समझ रहे होंगे आपको, ये दोनों फॉर्मूला है ये, केवल क्या कर दिया गया? पलट दिया गया। इधर पलट दोगे ना तो ये 1/cot थीटा डैश हो जाएगा और ये नीचे आएगा ऊपर cos अल्फा हो जाएगा, 1/cot tan थीटा cot थीटा, तो एक ही फॉर्मूला है, दो तरह से लिखा है। अब लिखिए क्वेश्चन, A freely suspended magnetic needle, max angle theta 1 with horizontal in a vertical plane, ठीक है, थीटा 1 लिख लिया, इन ए वर्टिकल प्लेन, एंड दिस फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल मैक्स एंगल थीटा 2 विथ हॉरिजॉन्टल in other vertical plane which makes angle 90 degree with first vertical plane, which makes या which perpendicular लिख दो, which is perpendicular to the first vertical plane. Both planes are not magnetic meridian. What is the true deep angle? आप लोग पॉज करके करिए। हम थीटा 1 थीटा 2 की जगह वैल्यू भी दे सकते हैं, 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, है ना, थीटा 1। समझो क्वेश्चन ये है कि एक प्लेन में मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से थीटा 1 एंगल बना रहा है, मतलब ये भी डीप एंगल दे रहा है और ये अपरेंट डीप एंगल है, क्योंकि मैग्नेटिक मेरिडियन दोनों प्लेन नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है ये थीटा 1 भी अपरेंट है और उस प्लेन के, ये प्लेन है मान लो, तो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल प्लेन, मतलब ये वाला प्लेन जो है इसमें देखा जा रहा है, तो थीटा 2 अपरेंट है। एक तो बुद्धिमान हो तो ऐसे समझो भाई, ये मान लो एक्चुअल में मैग्नेटिक मेरिडियन है, मान लो ऐसे, तो ये एंगल यदि थीटा 1 है, मान लेते हैं ये एक्चुअल मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और यह प्लेन है थीटा 1।
सॉरी ये नहीं है, ये एंगल मान लो अल्फा है, ये दूसरा प्लेन है जो अल्फा एंगल बना रहा है मेंटिंग मेरिडियन से, और इसमें जो टिप एंगल दे रहा है वो थीटा है। तो हम ये तो समझ गए भाई, चाहे इस रिलेशन से देख लो चाहे इस रिलेशन से देख लो, इसी से देख लो, तो इससे क्या लिख लोगे, cot थीटा 1 इक्वल टू cot थीटा cos अल्फा। अब इसके परपेंडिकुलर प्लेन, सर एक ये वाला भी हो सकता है और एक इधर भी हो सकता है। इधर हो गया तो अल्फा प्लस 90 हो जाएगा, और उधर होगा यदि इस साइड में हो जाएगा भाई ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मतलब ये दोनों के बीच का एंगल 90 है, ये मेरिटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा, तो इधर से एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। मेरिटिक मेरिडियन से ना इसका एंगल अल्फा, तो इन दोनों के बीच का, दोनों जो वर्टिकल प्लेन है वो परपेंडिकुलर है, मेरिटिक मेरिडियन के बीच में है, इससे अल्फा बनाएगा जिससे 90 माइनस। तो ये भी तो ट्रू डीप एंगल नहीं है, अपरेंट है cot थीटा 2 थीटा, दूसरे प्लेन जो पहले वाले प्लेन के परपेंडिकुलर है, तभी तो ये 90 करे और करे मेरिटिक से ये अल्फा, तो वो 90 माइनस अल्फा। जो लोग इधर सोचेंगे वो 90 प्लस अल्फा कर देंगे मेरिटिक मेरिडियन से, इधर कहेंगे नहीं इधर परपेंडिकुलर भी तो हो सकता है। तो अब ये लिखेंगे cot थीटा cos 90 माइनस अल्फा, क्योंकि मेरिटिक मेरिडियन से जो एंगल बना रहा है प्लेन वो लिखेंगे cos 90 माइनस अल्फा क्या बन जाएगा sin अल्फा। शायद अल्फा हमने लिया, इसको हटा दे तो थीटा निकल आएगा, थीटा 1 थीटा 2 गिवन है, थीटा निकालना है। तब देख लो दोनों जगह सेम है, लालच तो आ ही जाता होगा आप लोगों को, क्या लालच आ जाता है, या तो आप ये कहो कि भाई इसको नीचे ले आए और cos अल्फा sin अल्फा आ गया, स्क्वायर करके जोड़ दो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, या डायरेक्टली कर दो स्क्वायर करके जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 इक्वल टू, cot थीटा कॉमन होगा दोनों तरफ से, cot स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, और इनको 1 कह सकते हो। cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा को 1 कर दिया, काम खत्म। अब बताओ क्या आया cot थीटा, तुम ही लोग बताओ, cot थीटा इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2। मेरा काम कंप्लीट। अब थीटा 1 दे और थीटा 2 दे तो हम बड़े अच्छे से cot थीटा इक्वल टू अंडर रूट cot स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आया होगा आप लोगों को, सब आता होगा आपको अच्छे से। हाँ हमारे स्टूडेंट इतना कंप्लीट कर लिए हैं, इसको क्या हम मिटा दें, आप सब लोग समझ गए होंगे। तो चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन घुमाकर पूछेगा बेटा, पकड़ना होगा। क्या कहेगा, एक प्लेन में अपरेंट डिप एंगल देगा, दूसरे उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में अपरेंट डिप एंगल दिया और एक्चुअल डिप एंगल दिया। हाँ जो लोग यहाँ cos 90 प्लस अल्फा लिखेंगे इनका माइनस sin अल्फा आएगा, स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही होगा, तो रिलेशन वही आ जाएगा, जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग इसको कर सकते हैं बड़े अच्छे से। लैंग्वेज समझ में आया सबको, कहीं से टफ था क्या? अब बातें ये हैं, थोड़ी सी थ्योरी को और कंप्लीट कर लिया जाए तो अर्थमेटिज्म का प्योर अर्थमेटिज्म का पार्ट हो जाए, उसका यूज वाले क्वेश्चन भी लगाने बाकी हैं कुछ और। अब जैसे हम बात करते हैं ये अर्थ में कहाँ, जैसे आपने सब समझ लिया अर्थमेटिज्म के 3 एलिमेंट हैं। अर्थमेटिज्म के 3 एलिमेंट कौन कौन? 3 एलिमेंट, 3 कंपोनेंट, 3 एलिमेंट। अर्थमेटिज्म के 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं या 3 एलिमेंट कौन से हैं? पहला मैंने बोला एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, दूसरा एंगल ऑफ डीप, और तीसरा मैंने बोला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड BH थीटा अल्फा। समझ गए होंगे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन है। मैग्नेटिक मेरिडियन में फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल जितने एंगल पर झुका रहता है हॉरिजॉन्टल से, वही एंगल ऑफ डीप है। और जो मैग्नेटिक फील्ड मेरिडियन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, है ना, सरफेस के पहले और सरफेस के पहले जो कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वही BH है। तो ये हम लोग 3 एलिमेंट जानते हैं। लेकिन अब बात है कि अर्थ के अंदर कैसे मैग्नेट आया। पहले तो लोगों ने मान लिया कि भाई ऐसा बिहेवियर है तो अंदर, अर्थ के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेट होगा जो ऐसे रखा होगा, अर्थ के अंदर मैग्नेट होगा, ऐसा मान लिया। याद रखना बेटा, आज तक जियोमैग्नेट एक्सप्लेन नहीं है कि एग्जैक्ट किसके कारण, आज भी ये खोज का है, तुम लोग खोजो भाई इसको। आज भी रहस्य बना है ये मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अभी जितनी दिए थे सब हाइपोथेसिस है। जो सबसे पहला हाइपोथेसिस बोला गया था कि भाई नीडल हमेशा रुक जाता है,
नॉर्थ वाला नॉर्थ डायरेक्शन में रुक रहा है, इसका मतलब उसके अंदर साउथ पोल होना चाहिए, इसके अंदर नॉर्थ, ऐसा एज्यूम किया और ऐसा होना चाहिए नेचर। तो लोगों ने कहा हो सकता है उसके अंदर मैग्नेट हो अर्थ के अंदर। तो पहले लोग ऐसे ही सोचे अर्थ के अंदर मैग्नेट होगा, जिधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उधर इसका साउथ पोल और जिधर साउदर्न है उधर नॉर्थ पोल, ऐसा सोचे। लेकिन भाई बाद में पता चला अंदर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर पर मैग्नेट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। तो पहले वो थ्योरी एकदम पूरी तरह से काट दी कि वहां वो संभव ही नहीं है कि वह मैग्नेट वहां पर रहे। इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि उस टेम्परेचर पर वो मैग्नेट वहां एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये कल्पना के अंदर एक मैग्नेट होगा ये भी कंप्लीट खत्म हो गया। हाँ, ये है कि उसका नेचर हमें पता है कि उधर यहाँ नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ है, यहाँ मैग्नेटिक साउथ है, यहाँ जियो मैग्नेट का साउथ पोल का काम कर रहा है, इधर जियो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। तो अब दिमाग में आता है कि और लोगों ने कहा अब क्या हो सकता है, तो फिर दूसरा कंसेप्ट आया। कहा देखो इक्वेटर के पास गर्म होता है, समझते हो, होता भी है गर्म, सन का ज्यादा जो रेडिएशन आता है इक्वेटर के पास आता है। कहा वहां जब गर्म होता है तो जो एटम है वह इक्वेटर से किधर जाएंगे, पोल की तरफ। और जब इक्वेटर से पोल की तरफ एटम जाएंगे और इतना टेम्परेचर ज्यादा रहता है कि आयन भी बन जाएंगे कुछ, तो एक प्रकार से चार्ज भी मूव करने लगेगा। और जब ये किधर जाएगा, दोनों पोल की तरफ, नॉर्थ पोल की तरफ भी और साउथ पोल की तरफ भी जाएगा, तो क्या एक प्रकार से करंट फ्लो कर रहा है। और इस चार्ज के कारण चार्ज फ्लो किया तो करंट फ्लो हो रहा है, और इस करंट के कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो कहा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रिस्पॉन्सिबल होगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, सब पढ़े, सब नेचर तो पढ़े, लेकिन आया कहां से सब, क्योंकि उतना टेम्परेचर है वहां मैग्नेट रह नहीं सकता कि कोई मैग्नेट अर्थ के अंदर हो बीचों बीच, तो मैग्नेट नहीं रह सकता। तो क्या है बगैर भाई ऐसा कि अर्थ सरफेस पर इक्वेटर पर गर्मी बहुत होता है, तो इक्वेटर से दोनों पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ हमारे एयर्स चलते हैं। एयर चलेंगे तो एयर में मालिक्यूल चलने हैं, मालिक्यूल आयनाइज होंगे तो उसमें से कुछ आयंस भी जाएंगे और जिसके कारण एक करंट फ्लो करेगा और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। तीसरा जो सबसे ज्यादा लॉजिकली रीजन दिया गया, सबसे तगड़ा दिया गया, वो ये कि अर्थ के जो इंटरनल में जो कोर है उसमें मोल्टेन फेज में, पिघले हुई अवस्था में, लिक्विड फेज में आयरन रहते हैं और भी मटेरियल निकल भी है। तो आयरन निकल मटेरियल जो होते हैं वो वहां मोल्टेन स्टेज में रहते हैं। और जब ये मोल्टेन स्टेज में होगा और अर्थ घूम भी रहा है अपने एक्सिस के बाद, तो क्या मोल्टेन स्टेज में वो भी घूम रहे होंगे, और मोल्टेन स्टेज में आयन भी होंगे, गर्म हो गया तो कुछ आयन भी उसमें होंगे, और वो क्या होंगे, घूमेंगे अर्थ के साथ साथ, अर्थ के रोटेशन के बाद। और जब घूमेंगे तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड देंगे कि नहीं। तो कहा गया जो मोल्टेन स्टेज में है, इंटरनल कोर में जाए तो ये जो हमारे मेटल है, आयरन है, निकल है, ये लोग मोल्टेन स्टेज में है, और मोल्टेन स्टेज में होने के कारण ये जब अर्थ घूम रहा, रोटेशन इफेक्ट है अर्थ का, उसके कारण एक करंट फ्लो कर रहा होगा और उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, वही अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इतने डिफिनेशन दिए गए, लेकिन आज भी एग्जैक्ट अर्थ मैग्नेटिज्म पूरा एक्सप्लेन नहीं है, तुम लोगों के लिए अभी बचा है भाई काम, ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिक में नेचर क्या है वो हमने पता है कि ये यहाँ पर मैग्नेटिक वर्टिकल हो गया, यहाँ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब हम लोगों ने नेचर पढ़ लिया, उस पर क्वेश्चन भी लगा लिया, लेकिन भाई हो क्यों रहा है ये आज भी एक्सप्लेन नहीं है। हाँ, जो सबसे ज्यादा वैलिड है वो मोल्टेन स्टेज वाला, कि अंदर इंटरनल कोर में जो मेटल हैं वो मोल्टेन स्टेज में है, आज रोटेट करें तो साथ साथ रोटेट करेंगे, करंट भी आएगा, सोच भी रहोगे आप लोग, मानो वेस्ट से ईस्ट जा रहा है तो जाएगा तो BH ऐसे देगा भाई, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन के वेस्ट से ईस्ट जाए ऐसे ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो ऐसे आ भी रहा है ना, तो ये साउथ से नॉर्थ आने का चांस भी है उधर की तरफ भी, और वो दिखाई दे रहा है। तो सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दिया गया वो इसी को, क्लियर हो गया। ये था अर्थमेटिज्म का पार्ट। अर्थमेटिज्म के जो पॉइंट्स हैं वो पूरे किए, लेकिन अब इससे बेस क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ना, खासतौर से सबसे ज्यादा यूज BH का किया जाता है। इसका यूज सिखाने से पहले हमें तुम्हें कुछ और बातें भी बतानी पड़ेगी। और बातें क्या बतानी पड़ेगी कि तुम्हें पता है मैग्नेट के बारे में, तुम्हें पता है मैग्नेट के बारे में, तुम लोग पढ़ो बार मैग्नेट, नाम सुने हो क्या कभी बार मैग्नेट?
बार मैग्नेट का कितना, बार मैग्नेट का नाम सुने हो तुम लोग की नहीं? अब मुझे टाइम बता। अब है बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का ये मान लो नॉर्थ पोल, सॉरी इधर लिखते अच्छा लगता है ना, इधर लिखते अच्छा लगता है। ये नॉर्थ पोल है यार, और ये क्या कहता है साउथ पोल। थोड़ा सा जान ले ताकि इसका यूज कर सके हम लोग। बार मैग्नेट में जब पढ़ेंगे तो उसे पूरा चीज आप पढ़ते हैं। नॉर्थ है और ये साउथ है, जानते हो क्या? जान लो ये नॉर्थ साउथ में नॉर्थ को हम दिखाते हैं प्लस एम से दिखाते हैं, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। ये डिपेंड करता है कि कितनी मैग्नेटिक लाइंस निकल रहे हैं ना, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है प्लस एम, और इसको हम लोग दिखाते हैं माइनस एम। इसी तरह से इसको कंपेयर करो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू। बस अंतर ये होता है ना भाई कि ये बाहर की तरफ हम बात करते हैं, यहाँ मैग्नेटिक लाइन बाहर प्लस से माइनस जाता है और इलेक्ट्रोस्टेट में अंदर की तरफ प्लस से माइनस जाएगा, कि इसमें बस उल्टा होता है। बाहर जाएगा प्लस से नॉर्थ से साउथ की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर ये साउथ से नॉर्थ जाता है मैग्नेटिक लाइन। यही अंतर, इसलिए ये क्लोज लाइन बनाता है ना मैग्नेटिक लाइन से। ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी में पढ़ा है। तो ये नॉर्थ से साउथ में जाता है, ये साउथ से नॉर्थ में जा रहा है। इधर भी नॉर्थ से साउथ जाएगा, ये साउथ से नॉर्थ जाता है। और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। हाँ एक चीज और बोला जाता है कि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हम लोग को दिख रहा है जैसे किनारे किनारे है, तो ये एग्जैक्ट किनारे नहीं होता बल्कि थोड़ा नजदीक, समझ में आया, थोड़ा नजदीक होता है। इसीलिए हम लोग ये कह देते हैं भाई कि ये यदि पूरा लेंथ एल होगा तो नॉर्थ पोल एग्जैक्ट किनारे ना होकर थोड़ा सा इधर, और साउथ पोल भी एग्जैक्ट किनारे होकर थोड़ा सा इधर, और ये डिस्टेंस यदि एल डैश मान लें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच, तो हम ये कह सकते हैं कि एल डैश अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट तो नहीं है, लहर बना दो, लहर बनाना अप्रॉक्सीमेटली 0.84 यल होता है, ये कुछ जगह कहा लिखा है, तो टोटल लेंथ से थोड़ा कम होता है। और ये प्लस एम प्लस क्यू की तरह, माइनस एम माइनस क्यू की तरह। तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे वहां कहते थे डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2L, यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट M इक्वल टू माइनस एम इंटू 2L मान दो, 2L ये डिस्टेंस मान दो और ये 2L डैश मान दो, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। उसी से कंपेयर कर दिए। 2L समझ रहा है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है। यदि लिखते देते हैं m इंटू 2L, साधारणतः क्वेश्चन में हम लेंथ को ही मान लेते हैं पूरा, लेकिन एक्चुअल यदि बात करें तो यहाँ 2L डैश होना चाहिए। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस है ना, तो हम लोग इसी को कहते हैं स्मॉल m इंटू 2L डैश। 2L डैश है कितना, तो 0.84 इंटू 2L। ध्यान दीजिएगा, इसको कर देना है ऐसे। 2L पूरा लेंथ मान ले मैग्नेट का, पूरा लेंथ 2L है, तो हम कह सकते हैं कि 0.84 टाइम्स होता है। ठीक, कई जगह छोटे छोटे क्वेश्चनों में तो हम यही लेंथ को ही मान लेते हैं, 0.84 छोड़ देते हैं, तो हम 2L लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे भी स्मॉल m इंटू 2L, लेकिन यदि बहुत प्रिकॉशन से बात करेंगे तो वहाँ 0.84 इंटू, ओहो ये 2L डैश इधर होगा, सॉरी बेटा। तो जो 2L है समझ में आ रहा है ना, तो 2L डैश की जगह हम यहाँ 0.84 2L डैश, मतलब लेंथ आप बार मिनट देगा तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन में यही लिखेंगे, कैपिटल M इक्वल टू, समझ गए होंगे सब लोग, स्मॉल m इंटू 2L। 2L समझ जाना दोनों पोल के बीच का डिस्टेंस है, जो टोटल लेंथ यदि बार मिनट का दिया होगा तो उसका लगभग एग्जैक्ट तो नहीं 0.84 टाइम्स। अब कैलकुलेशन करते समय देख लेना, वहां आप रफ कर देना, नहीं तो कई जगह तो लेंथ ही लेके कर देंगे, प्रिकॉशन के साथ करना होगा तब ये बातें। तो ये हम लोग जानते थे। अब यदि हम कहें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम रख दें मैग्नेटिक डाइपोल को, थोड़ा समझिएगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक डाइपोल को यदि आप ऐसे रखते हैं और कहते हैं ये बेचारा, अब जान जाइए प्लस m है, हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को, अच्छे से थीटा एंगल पर रख दो, ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है, प्लस m है, और ये साउथ पोल है, माइनस m। तो नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगेगा, जैसे ना हम कहते हैं नॉर्थ पोल एक प्रकार से पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें कहेंगे इस पर जो फोर्स लगेगा वो प्लस mb लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो mb ही लगेगा, m इंटू बी। जैसे वहां F बराबर QE होता था, यहाँ F बराबर mb होगा। m पोल स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक मटेरियल पर डिपेंड करेगा।
ठीक है ना, समझ में आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा होगा, ज्यादा तो नहीं आ रहा होगा, कुछ कुछ तो आ रहा होगा। हाँ नहीं समझे, पोल स्ट्रेन मटेरियल पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया और मटेरियल पर। हम कहते भी हैं स्मॉल m इक्वल टू IA, आई है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, और A क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया। एरिया बड़ा करोगे तो पोल स्ट्रेन ज्यादा, एरिया कम करोगे तो पोल स्ट्रेन कम। तो यहाँ प्लस एम भी इधर और माइनस एम भी पे इधर फोर्स लगा। तुम ही बताओ यहाँ टॉर्क लगेगा नहीं, एंगल थीटा होगा, टॉर्क लगेगा। पढ़ चुके हो ये इलेक्ट्रोस्टैट में, बड़े आराम से लिख सकते हो टाउ बराबर एम बी, और ये डिस्टेंस यदि 2l है तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा टॉर्क में वो 2l sin थीटा। थोड़ा तेज जा रहे हैं तो यदि आप इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रहे हैं तो उससे कंपेयर कर सकते हैं। स्मॉल m इंटू 2l क्या हो जाएगा? कैपिटल m इंटू बी, स्मॉल m इंटू 2l क्या हुआ? कैपिटल m इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क का फॉर्मूला आ जाता है एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। लिखने वाले इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर एम क्रॉस बी, वेक्टर टाउ इक्वल टू टॉर्क में एम क्रॉस बी, एम बी से ना उसी तरह जैसे पी साइन थीटा। अब इसी क्वेश्चन में तुम लोग से बात किया कि जब ये ऐसे आ जाएगा, सुन रहे होगे सब लोग, ये जब ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे बेटा, हाँ ठीक है, सुनना, ठीक है ठीक है। जब ये ऐसे रखाएगा, नॉर्थ पोल, सॉरी इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो तुम भी जानते हो यहाँ एम बी ऐसे हो जाएगा, इधर एम बी ऐसे हो गया, नेट फोर्स भी जीरो हो जाएगा और नेट टॉर्क भी जीरो। ये एकदम प्लस एम समझना ना, प्लस एम है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इस नॉर्थ पोल पर, और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, माइनस एम, एकदम साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट और नॉर्थ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। और ये इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। कहा स्टेबल इक्विलिब्रियम से थीटा एंगल घुमाकर छोड़ दीजिए, बताओ इस ऑसिलेट करेगा, थीटा बहुत छोटा है ना, स्लाइटली इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से रोटेट करके छोड़ दिया, बताओ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तुम भी जानते हो जैसे इसको स्लाइटली रोटेट करेंगे एंगल थीटा पर आएगा तो टाउ बराबर क्या दिखाएगा? एम बी साइन थीटा। हाँ यहाँ टाउ इक्वल टू हम आई अल्फा लिख सकते हैं। तुम लोग जान रहे हो कि हम थीटा इसको इधर ले जा रहे हैं और इस पर जो टॉर्क लगेगा वो इसको वापस लाने का प्रयास करेगा, क्योंकि हम इधर ले जा रहे हैं, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा। निसंदेह साइन थीटा, थीटा छोटा होगा तो साइन थीटा को थीटा, और यहाँ माइनस लगाने का उद्देश्य बस इतना है कि जो अल्फा और थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है, टाउ और थीटा का डायरेक्शन अपोजिट है, तो निसंदेह अल्फा बराबर माइनस एम बी बाई आई इंटू थीटा हो जाएगा। और अल्फा है क्या एक्चुअल में? याद होगा एसएचएम पढ़ेंगे, एंगुलर एसएचएम का रिलेशन हो गया, एंगुलर एसएचएम करेगा अल्फा प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और ये एंगुलर एसएचएम करता है तो अल्फा का वैल्यू बताया जा चुका है एंगुलर एसएचएम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस कटा थीटा, थीटा कटा ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट एम डी बाई आई। और यहाँ बड़े अच्छे से ओमेगा की जगह हम रख सकते हैं 2 पाई बाई टी, 2 पाई बाई टी, तो टी बराबर हो जाता है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। काफी क्वेश्चन पूछता है इसलिए मैंने 12 मिनट का वो पोर्शन का थोड़ा सा बात कर दिया है इस पॉइंट पर। मैग्नेटिज्म का कैसे यूज होगा वो बताएंगे इसमें, लेकिन पहले ये समझना चलेगा। ये 12 मिनट में आपको पढ़ाया जाएगा, पढ़ाया गया होगा भी, कोई यार नहीं पढ़ाया तो पढ़ाया। तो ये टाइम पीरियड है, कोई भी मैग्नेटिक को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दें और उसको हल्का सा भी हमने रोटेट कर दिया तो ये क्या करना शुरू कर देगा? ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम इंटू डी होगा। इस पर भी कई छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कहेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, अब सुनना ध्यान से धीरे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक, एक मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है,
मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है और मैग्नेट को हमने ऐसे काट दिया, दो इक्वल भाग में काट दिया। मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा था ऐसे बेटा, और मैग्नेट को हमने मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एक मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा था, उसका टाइम पीरियड टी है। लिख भी सकते हो, ए मैग्नेट ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम पीरियड टी। A magnet oscillate in a uniform magnetic field with time period t, and magnet is divided in two equal part along its length. ना लेंथ के along two equal part में काट दिया। बताओ what is the new time period if one of part is oscillate in same uniform magnetic field? If one part, अब जरा समझिएगा, जिस समय इसको आप काटे तो t डैश नया टाइम पीरियड लिखो। ये काटते क्या एरिया पर इफेक्ट आ गया कि नहीं बेटा? एरिया यदि आधा हो गया यहाँ पर क्रॉस सेक्शन, तो निसंदेह इसका पोल स्ट्रेन, मैंने बोला ना पोल स्ट्रेन एरिया पर डिपेंड करता है, पोल स्ट्रेन स्मॉल है और यहाँ है कैपिटल, यहाँ हम लोग लिखिए यदि यहाँ पर क्या क्या चीज बदलेगा, देखो टी डेल बाय 2 पहले एक बात मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ रॉड है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी पढ़े होगे I बराबर m l स्क्वायर बाई 12। सर यल पर तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसका मतलब ऐसे जब काटे लेंथ तो वही रह गया, मास आधा हो गया, तो जो I डैश आपका होगा वो निसंदेह मास आधा कर देंगे, l स्क्वायर बाई 12 वैसे ही है, ये I बाई 2, मतलब नया जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I बाई 2, क्योंकि लेंथ वही है तो मास आधा होगा। हाँ, अब बात होता है कि सर m डैश का क्या इफेक्ट होगा, m समझ, ये मास वाला m था भाई, कंफ्यूज मत हो जाना, ये मास वाला m है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट m डैश लिखा जाए, पहले कैपिटल M क्या रहा होगा सर, स्मॉल m इनटू l, l मान लिए पूरा लेंथ होगा। सर आपने आधा काट दिया तो लेंथ आधा हो गया, पोल सॉरी ऐसे नहीं काटा है, ऐसे काटा है तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो गया, लेंथ वही रह गया, तो ये भी m बाई 2, तो सर यहाँ भी m बाई 2 हो जाएगा, इंटू b हो जाएगा। सर ये 2 कट गया और जो नया टाइम पीरियड टी डैश आया वो 2 पाई अंडर रूट I बाई m, अरे ये तो t के ही बराबर रह गया। आया, यही इस क्वेश्चन को और बदला जाए और कहा जाए इसको उठाकर आपने ऐसे डिवाइड कर दिया। अच्छा ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नया टाइम पीरियड टी डैश, 2 पाई तो जिंदा है, अंडर रूट भी जिंदा है। I डैश जब लिखोगे तो भाई पहले I क्या था, ml स्क्वायर बाई 12, या मास वाला है ना, कभी आप लेंथ के परपेंडिकुलर डिवाइड किया, फिर वही क्वेश्चन, ए मैग्नेट बार मैग्नेट ऑसिलेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ टाइम पीरियड t, and now it is divided in 2 equal halves along its length, along नहीं, perpendicular to its length, 2 equal half perpendicular its length, and one part is oscillate in same uniform magnetic field. What is the new time period? अब आपने इसको परपेंडिकुलर काट दिया, अब नया टाइम पीरियड क्या होगा, तो टी डैश बराबर 2 पाई, समझ रहे हो। अब मास तो m बाई 2 हुआ, लेकिन इस बार लेंथ भी l बाई 2 हो गया, तो लेंथ l बाई 2 माने l स्क्वायर बाई 4 हो गया, और यहाँ 12, निसंदेह अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो I बाई 8 हो चुका है, मास भी आधा और लेंथ भी आधा, तो 1 बाई 4 हो जाएगा, तो ये I बाई 8 हो गया है। और आपने जब ऐसे काटा बेटा तो m डैश में निसंदेह पोल स्ट्रेन चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि स्मॉल m तो वही है, लेकिन लेंथ आधा हो गया तो l बाई 2 हो गया, ये m बाई 2 आ गया सर, ये m बाई 2, 2 से 8 काट दो बेटा 4 आ जाएगा, निसंदेह m भी है, निसंदेह ये 2 पाई 4 बाहर करेंगे 2 अंडर रूट I बाई m भी हो गया है, I बाई m भी, और ये टाइम पीरियड इनिशियल का आधा, तो पहले टाइम पीरियड t रहा होगा तो अब टाइम पीरियड t बाई 2 हो गया। क्या इतना हमारे स्टूडेंट कर सकते थे? यस, वेरी गुड। तो अब टाइम पीरियड हम क्या कर देंगे, t बाई 2 हो चुका है। क्या यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? ये थोड़ा सा हमने जाके 5 मिनट की बात।
अब इसमें क्वेश्चन आता क्या है, कह दिया है एक बार मैग्नेट है, अब सुनो, उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, किस में सस्पेंड कर दिया, फ्रीली सस्पेंड कर दिया। तो आपको ये मालूम है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ मौजूद है, BH भी है और BV भी है, बल्कि B किसी एंगल पर है, उसका एक कंपोनेंट BH है और एक कंपोनेंट BV। यदि हम लोग अपने यहाँ बात करें, हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नीचे ही, वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अब यदि कह दे कि एक मैग्नेटिक नीडल्स रखा है, फ्रीली सस्पेंडेड है, या मैग्नेट फ्रीली सस्पेंडेड है मैग्नेट, और वो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेशन कर रहा है, तो ध्यान देना, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगा, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अबव, एक्सिस वर्टिकल होगा, ये समझते हो ना, यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगा तो उसका एक्सिस वर्टिकल होगा। अरे भाई एक्सिस ये रहेगा, है ना, तब ना रोटेशन ऐसे ऐसे करेगा, एक्सिस इधर होता है, एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस के अबाउट कहो, या ये कहो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करा है, वर्ड दिया है, तो समझ जाओ, फ्रीली सस्पेंड हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट करेगा, तो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इस पर काम करेगा, BH काम करेगा। कौन मैग्नेटिक फील्ड काम करेगा, BH। क्यों BH, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो BH ही ना इसको खींच खींच के हॉरिजॉन्टल लाएगा, वही काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, अलग अलग प्लेन में जाएगा तो BV तो चेंज ही नहीं होगा, BH ही खींचता है उसको। तो हम वहां बोलते हैं कि भाई ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगा और टाइम पीरियड निकालना होगा, तो T बराबर 2π/I/m, B की जगह BH लिखना, कब, व्हेन मैग्नेट ऑसिलेट या मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगा। फ्रीली सस्पेंडेड, और कोई मैग्नेटिक फील्ड वहां नहीं होना चाहिए, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोले, वहां क्या होना चाहिए, केवल, वहां क्या होना चाहिए, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए और कोई ना, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर। सुनाई दे रहा होगा सब लोगों को थोड़ा थोड़ा, केवल अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वहां पर है, तो हम ये कह देंगे कि वहां T बराबर 2π/I/m BH होगा, लेकिन कब, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगा। लेकिन ये कह दिया कि वर्टिकल BH बराबर BE cos थीटा हो जाएगा, जानते होंगे सब लोग, BH दे दिया होगा डायरेक्ट तो ठीक है, नहीं तो BE cos थीटा। अब तुमसे ये कह दिया, थीटा d एंगल है, पता चुका। अब तुमसे ये कह दिया कि नहीं सर, अब मैग्नेटिक नीडल है, वर्टिकली फ्रीली सस्पेंडेड है, वर्टिकल प्लेन में फ्रीली सस्पेंड है, और वो वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, किस प्लेन में, वर्टिकल। जब वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा तो बेचारा नीडल ऐसे है, वर्टिकल प्लेन वही मैग्नेटिक मेरिडियन में ऑसिलेट कर रहा है, और नीडल बेचारा ऐसे है, मतलब वो वर्टिकल प्लेन में ऐसे ही रहता है, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, और वर्टिकल प्लेन में यदि ऑसिलेट करेगा तो इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा भाई, हॉरिजॉन्टल ऐसे, और जब इसके अबाउट ऑसिलेट करेगा तो ये मत कह देना कि अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√, ये मत बोल देना सर वर्टिकल में करा तो m × BV, नहीं नहीं, यहाँ m × BE होगा, ये क्योंकि B वर्टिकली प्लेन में है, इसके अबाउट ऑसिलेट करिए, मत कह देना हॉरिजॉन्टल में सर BH तो वर्टिकल में BV, गए काम से। क्यों, क्योंकि भाई जब मैग्नेट रखेंगे वर्टिकल प्लेन में ऐसे लिखा है, तो वर्टिकल प्लेन पूरा देख रहे हैं, m और B एक ही डायरेक्शन में है, इक्विलिब्रियम में, थोड़ा सा इसको ऊपर किया, ये इसके अबाउट ऑसिलेट करने लगेगा, उस समय हम T बराबर 2π/I/m BE करेंगे, कब, जब वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा, तब वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा, जब वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करेगा तब, ठीक। एक और जगह है, एक केस और है कि वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करे, लेकिन वह वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है। देखो बदमाशी बहुत है भाई समझ में है ना, वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करे, लेकिन वह वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक प्लेन के परपेंडिकुलर है। वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वह वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर, समझ जाओ, यदि मैग्नेटिक मेरिडियन ये है और इसके परपेंडिकुलर प्लेन जा रहे हैं हम, सुनो भाई, यदि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ऐसे देख लो, और इसके पर, अरे भाई थोड़ा बड़ा बना दे,
और इसके परपेंडिकुलर यदि हम बात करें प्लेन में, तो आप जानते हो मैग्नेटिक मीडियम में BH होता है, ये BV होता है, और ये यदि 90 डिग्री पर है तो BH का इधर कॉम्पोनेंट DH cos 90 जीरो हो जाएगा। तो इस प्लेन में केवल कौन काम करेगा? वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन क्या बोलना पड़ेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं। इसके पहले में क्या था? वर्टिकल प्लेन था, लेकिन मैग्नेटिक मेरिडियन में ही ऑसिलेट करना था। और अब कह रहा है मैग्नेटिक प्लेन में नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन में। यदि मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन बोल दे तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम वी हो जाएगा। वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट करे, और वह वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर प्लेन। वर्टिकल प्लेन है लेकिन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। इस पर काफी क्वेश्चन घुमा घुमा के बनाता है। क्या करता है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में कहता है इतने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, उसका टाइम पीरियड दे देगा। और वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है उसका भी टाइम पीरियड दे देगा वर्टिकल प्लेन में। अब पूछेगा एंगल ऑफ डिप बताओ, तो आप समझ जाओ बेटा, BH का मतलब BE cos थीटा, और ये T1 ये T2 दिया रहेगा तो डिवाइड कर देंगे। यदि हम लोग T नहीं होगा भाई, अलग हो जाएगा ना, तो हम डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिक है सब कुछ कट जाएगा। जहां BE cos थीटा का वैल्यू निकल आएगा, उससे हम डिप एंगल निकालेंगे। ठीक है, कई कई बदमाशी करता है बेटा, ये बोलता है इतने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड दे देगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है उसका टाइम पीरियड दे देगा। और तुमसे बोलेगा वर्टिकल, एक ऐसा प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है और वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो टाइम पीरियड दे के फिर एंगल ऑफ डिप पूछ दिया, तो ये निकाल, या इसमें टाइम पीरियड दे दे और इसमें टाइम पीरियड पूछ दे। ठीक है ना बेटा, और उसमें हमें थीटा दिया रहेगा या BH दिया रहेगा, BH और थीटा दिया रहेगा, तो आप भी जानते हो tan थीटा बराबर BV बाई BH से हम BV निकाल देंगे और सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। ये टाइम पीरियड पता तो ये निकल जाए। कंपेयर वाला क्वेश्चन होता है ताकि आई और एम कट जाए। तो याद रखना, जैसे कहा हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है सर, जैसे कहा वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में ही है ना, तो वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन में ही है, तो आप समझो BE है तो वो ये वाला लग जाएगा फ्रीली सस्पेंडेड। लेकिन कह दे उस प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, जो वर्टिकल प्लेन में तो ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन वह वर्टिकल प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, तो वहां BH का कंपोनेंट नहीं होगा, केवल BV होगा। और कोई प्लेन होता तो सर BH डैश निकालना पड़ता, BV निकालना होता, अंडर रूट BH डैश स्क्वायर प्लस BV स्क्वायर करना पड़ता, तो वहां का उसके अबाउट ऑसिलेट करता है ना। तो ये सब बातें आपको ध्यान दें, सब काफी क्वेश्चन बनता है, काफी क्वेश्चन है आपकी बुक्स में। अब ये सब जब ध्यान देंगे तो आपसे क्वेश्चन अपने आप लगता चला जाएगा, लेकिन आपको ध्यान खुद देना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा? हाँ, ये था टाइम पीरियड का। अब इसी में क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ी तुमको छोड़ेंगे, वो तो क्वेश्चन का क्वेश्चन दागेंगे ही दागेंगे। अब वो क्या, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे बनता है। अभी तो मैंने क्या कहा था भाई, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑसिलेट कर रहा है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक नीडल ऑसिलेट कर रहा है, तो अभी तो केवल अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में ही ऑसिलेट कर रहा था। तो हॉरिजॉन्टल ऑसिलेट किया तो T बराबर 2 पाई अंडर आई बाई एम BH कर दिया। वर्टिकल ऑसिलेट किया मैग्नेटिक मेरिडियन में ही, उसी प्लेन में, फ्रीली सस्पेंडेड है कोई और, तो हमने T बराबर 2 पाई अंडर आई बाई एम BE कर दिया। तो ये कहा कि वह प्लेन जो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है उसमें ऑसिलेट किया, तब तो वहां BH रहेगा ही नहीं, है ना। और वर्टिकल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है तो T बराबर 2 पाई अंडर आई बाई एम BV हो जाएगा। कोई और प्लेन होगा तो BH डैश और BV निकाल कर, रिजल्टेंट B निकाल कर तो B निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग टाइम पीरियड की बात की। अब बदमाशी क्या करता है, कहेगा ना कि एक मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम BH। ये जो हम लोग बात करें वो मैग्नेटिक वाइब्रेटोमीटर का बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटो वाइब्रेटोमीटर कहते हैं, या मैग्नेटिक वाइब्रेटोमीटर का, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। धीरे समझा रहे हैं, अभी आ रहे पास आ रहे, उसमें भी आ रहे, पहले इतना समझो। एक मैग्नेटिक में जहाँ कहाँ एक बार मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड है, या मैग्नेटिक नीडल फ्रीली सस्पेंडेड है और वह हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो BH काम करेगा भाई, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है या हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है।
तो T बराबर 2 पाई अंडर रूट I बाई m dh लगेगा। अब कहा कि हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे दिया साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में दे दिया। अब साउथ से नॉर्थ दिया, अब BH भी किधर है बेटा? साउथ से नॉर्थ है। और जो B1 बाहर से दिया वो भी क्या है? साउथ से नॉर्थ ही दिया भी। तो अब जो T डैश आएगा वो 2 पाई अंडर रूट क्या I बाई यम का जब B अप्लाई करोगे साउथ टू नॉर्थ, तब यहाँ यम बराबर क्या हो जाएगा बेटा? B प्लस BH। क्या सॉल्व नहीं हो जाएंगे क्वेश्चन में? जो पूछे ये दिया होगा, ये पूछेगा तो उसको डिवाइड कर देना बेटा, रिलेशन निकल आएगा। समझ में आ रहा है? इसको डिवाइड कर दोगे T डैश बाई T हो जाएगा। अब B यदि BH दिया रहेगा तो B निकल आएगा और सबसे कटी जाएगा, BH देना पड़ेगा, B निकल आएगा। B दिया रहेगा तो BH सॉल्व करके निकाल लेंगे। अब ये बोल दिया नहीं मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ नहीं है, नॉर्थ से साउथ। निसंदेह उल्टा हो गया। अब देखना पड़ेगा B बड़ा है कि BH बड़ा है। यदि B बड़ा है BH से, मान ले B बड़ा है BH से, तो खुशी खुशी कहेंगे कि अब तो T डबल डैश जो आएगा 2 पाई अंडर रूट क्या हो जाएगा? I बाई यम। B डिफरेंस BH लिख देते हैं, जो बड़ा होगा वही लिख देना। इनका जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ उल्टा हो गया, BH का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है। तो इसमें काफी क्वेश्चन ऐसे देता है कि फ्रीली ऑसिलेट हो रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, समझ गए, आ गया टाइम पीरियड दिया। अब यदि कहता है मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ दे दिया, समझ गए, T डैश दे दिया। हाँ राय सब पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हो कि नहीं? पढ़े हैं। साउथ से नॉर्थ दे दिया, बड़े अच्छे से इसको भी लगा दिया। अब कहता है मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या कर दिया बेटा? नॉर्थ से साउथ दे दिया तो BH के अपोजिट हो गया, तो B डिफरेंस BH हो जाएगा। अब इसमें से एक वैल्यू देगा, दूसरा भी दे देगा, B पूछेगा या B दिया रहेगा तो BH दिया रहेगा, B डिवाइड करके स्क्वायर करके निकालना। अब जो मैग्नेटोमीटर में क्वेश्चन बनता है उसमें थोड़ा और खेल होता है, उसका भी खेल समझ। पहले क्या करता है? बिना कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाता है और मैग्नेट को क्या कराता है? ऑसिलेट कराता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में खेलते हैं। तो जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट कराता है तो उस समय T बराबर 2 पाई अंडर I बाई m dh हम पढ़ लिए। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करता है। अब क्या करता है कि एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड देता है। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? हॉरिजॉन्टल समझते हो ना? ऐसे मत समझना हॉरिजॉन्टल, ये मतलब साउथ से नॉर्थ सर ऐसे, अरे ये तो वर्टिकल होता है। अरे साउथ नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट सब क्या है? हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल होता है, वो हमारा बोर्ड है इसे, इसीलिए हम लोग हॉरिजॉन्टल भी इसे दिखा देते हैं, वर्टिकल भी इसे दिखा। बोर्ड वर्टिकल क्या करे भाई? तो हम लोग अपना एग्जाम्पल होता है कि नॉर्थ साउथ समझ रहे हो ना सब कुछ हॉरिजॉन्टल में। अब कहा एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया और उसका डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट दे देगा, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट दे देगा ना। ये मैग्नेटोवाइब्रेटोमीटर का कंसेप्ट है, ठीक है? ये मैग्नेटोवाइब्रेटोमीटर, अरे कुछ है ही नहीं भाई, हमको तो दिख ही नहीं रहा है, कुछ दम ही नहीं, वो हाई फाई लगता है, बड़ा आसान है। इस चैप्टर को लोग पढ़ाते हैं नहीं, छोड़ देते हैं, या इसको इसको एकदम क्लियर है, एकदम समझा दिया है तो एक चीज आ जाएगा। अब आ जाओ हमारे स्टूडेंट्स, ईस्ट और वेस्ट में होगा तो बोलो क्या लिखोगे? जो T1 होगा तुम्हारा, मान लें हम, तो वो लिखोगे 2 पाई अंडर रूट। अब जो ऑसिलेट करेगा तो जो टाइम पीरियड आएगा बेटा ये ईस्ट से वेस्ट, और BH किधर है? साउथ से नॉर्थ। क्या BH और B परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं? क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट से वेस्ट दिया गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ यम लिखते हैं बेटा और कर देते हैं अंडर रूट B स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। समझ रहे होंगे आप? क्यों? क्योंकि ये अप्लाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट से वेस्ट है और वो जो अर्थ का है वो साउथ से नॉर्थ, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए अंडर रूट B स्क्वायर प्लस BH स्क्वायर। अब इसको यदि सॉल्व करेंगे आप लोग तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें से इसको डिवाइड कर दो तो क्या आएगा? T बाई T1। 2 पाई तुम्हारे घर गया, I भी घर गया, यम भी कट जाएगा, लेकिन बच्चा कौन?
BH नीचे, ऊपर आएगा अंडर रूट B² प्लस BH², समझ रहे होगे बेटा, अपान BH। चेक करिए आप सब, जो लोग सजा के लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे T/T1 जिंदा है अंडर रूट में, और फिर अंडर रूट में दोनों रख दो, अब BH को भी अंदर करो तो क्या हो जाएगा ये बेटा, B²/BH², ध्यान देना, प्लस BH, इसको अंदर में करोगे ना, जैसे ये अंदर करोगे ऐसे तो ये BH² पूरा कर दिया ना, पूरा कर दिया अपना, आसान हो जाएगा पूरा करने में। तो B²/BH², समझ रहे हैं कि नहीं, प्लस 1 हो जाएगा, अरे this/this प्लस 1, और जानते ये रूट 1/2 है, ये रूट 1/2, 1/2 समझ में आ रहा है, एक 1/2 का 1/2 फिर मल्टीप्लाई ये हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 1/4। अब बड़े अच्छे से आप कर सकते हैं भाई, B²/BH² यदि बोला जाए, B²/BH² इक्वल टू है ना बेटा T/T1 का पावर 4, मैंने 4 कर दिया भाई, 1/4 है ना, इधर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 4, यही प्रश्न था ना, ये पावर 4, और ये +1 इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, यही लिख दिया -1। और भाई स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट, यही लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं। लेकिन इस केस ये कब लग रहा है बातें, तुम बना सकते हो, निकाल सकते हो, कब, जब मैग्नेटिक फील्ड जो बाहर वाला लगा रहे हो वो ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट हो, मतलब साउथ नॉर्थ के परपेंडिकुलर। BH है, पहले वो ऑसिलेट कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऑसिलेट करेगा तो T = 2π√I/mBh। अब बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, यदि ईस्ट से वेस्ट लगा दिया या वेस्ट से ईस्ट लगाया तो समझ जाओ B लिखना पड़ेगा, B√B² प्लस BH², फिर सॉल्व करके निकालोगे। अब BH दिया रहेगा, B आ जाएगा, B देगा तो BH निकालोगे, जिन्हें BH दिया रहता है B पूछता है। हमारे हिसाब से ये सब स्टूडेंट जानते थे, कहो हाँ जानते ही थे भाई, बड़े ना जानते थे कहो तो क्या दिक्कत समझ में आ रहा है तुम लोगों को, ये आसान है, बड़ी आसान है, सबसे आसान क्या है, फिजिक्स है, पढ़ना है बस बेटा। अब देखो इतना के बाद भी मेरा खेल खत्म नहीं होता है, हम कहते हैं भाई जगे रहो, अभी खेल बाकी है। एक चीज पूछता है, न्यूट्रल पॉइंट निकालो हॉरिजॉन्टल, कौन सा न्यूट्रल पॉइंट, हॉरिजॉन्टल प्लेन में न्यूट्रल पॉइंट पूछे ना तो समझ जाना जहां हॉरिजॉन्टल में मैग्नेटिक फील्ड 0 है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड 0, जहां हॉरिजॉन्टल प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड माने ध्यान देना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में BH ऑलरेडी मौजूद है, और BH किधर होगा, साउथ से नॉर्थ, तो वहां न्यूट्रल पॉइंट होगा जहां पर कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में वहां न्यूट्रल पॉइंट माना जाएगा जहां की मैग्नेटिक फील्ड BH को बैलेंस करते हैं। BH किधर से किधर है, साउथ से नॉर्थ, जिस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड BH को बैलेंस कर दे उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल पॉइंट। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, कहता है एक बार मैग्नेट को हम ऐसे रखें कि इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ में या साउथ पोल साउथ में, बेटा इसको हम कहते हैं अपने याद रखने के लिए n to n पोजीशन। कौन सा पोजीशन, n to n पोजीशन है। n to n का मतलब क्या, नॉर्थ पोल नॉर्थ में है और साउथ पोल साउथ में, समझ रहे हो ना बेटा, आप जानते हो ये नॉर्थ समझ रहे, ये वर्टिकल, हम लोग बोर्ड में तो वर्टिकल, ये नॉर्थ समझ रहे हो ना, जैसे जनरली बात करें इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट हो जाएगा, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बात कर रहे हैं। n to n पोजीशन में पूछता है न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, स्मॉल बार मैग्नेट है, स्मॉल बार मैग्नेट कर देंगे ना बेटा तो इसमें वो सब फॉर्मूला लग जाएगा जो हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में लगाते थे, बस जहाँ वहाँ डाइपोल मोमेंट P था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था, यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M हो जाएगा। वहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P था उसके जगह पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M हो जाएगा, कैपिटल M। वहाँ P बराबर Q इंटू 2L, यहाँ कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2L, ठीक।
अब यहाँ न्यूट्रल पॉइंट कहाँ मिलेगा तुम ही बताओ। अब जैसे देखोगे तो वहां मिलेगा जहां बी बी एच को बैलेंस कर देगा। लोग कहेंगे ये वाला पोजीशन, इसको एक्सियल पोजीशन कहा जाएगा। याद नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सियल पोजीशन 2p/r³। तो यहाँ B बराबर बोलेंगे μ0/4 पाई इसके जगह, और यहाँ लिखेंगे 2m/r³। कौन से पोजीशन है बेटा? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल मैंने समझ लो ना, m का डायरेक्शन है इसी डायरेक्शन। और जब इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेगा तो समझ जाना मैग्नेट के परपेंडिकुलर, और वहां b का वैल्यू हो जाएगा μ0/4 पाई, बार मैग्नेट के कारण b जो आएगा और m/r³। याद होगा वहां 1/4 पाई से नॉट p/r। अब जैसे तुमसे यहाँ बोला जाए कहाँ न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो अब देखो यदि यहाँ देखोगे तो नॉर्थ पोल के कारण नॉर्थ से हमेशा मेंटी लाइन आगे जाएगा। समझ आना, देखना ना नॉर्थ पोल तो वहां नॉर्थ रख दिया, मेंटी फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ रख दिया। नॉर्थ पोल नॉर्थ को क्या करेगा? रिपल। वहां पॉजिटिव चार्ज रखते थे या नॉर्थ पोल, वहां पॉजिटिव चार्ज रखते थे इलेक्ट्रोस्टैट में या नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल रखोगे तो ये नॉर्थ वाला नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो कहोगे Bn ऊपर है, और या नॉर्थ पोल रखोगे साउथ वाला अट्रैक्ट करेगा, Bs नीचे। और नॉर्थ पोल नजदीक है तो Bn डोमिनेट करेगा, तो यहाँ पर जो B का डायरेक्शन आएगा वो इधर है। और सर BH किधर होता है? BH तो भाई ज्योग्राफी के जैसे होता है मैग्नेटिक साउथ, लेकिन क्वेश्चन लगाते समय हम लोग साउथ से नॉर्थ ले लेते हैं, ये BH का डायरेक्शन। और मैग्नेट n to n रखा गया पोजीशन, n to n माने ये नॉर्थ में नॉर्थ पोल और साउथ में साउथ पोल रखा गया मैग्नेट का कोई बात। बड़े अच्छे कहेंगे सर यहाँ न्यूट्रल पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर B जो आ रहा है वो BH के डायरेक्शन में, तो कभी बैलेंस ही नहीं करेगा। हाँ, यहाँ इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब ईस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ईस्ट में नॉर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा और साउथ के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर आएगा, क्योंकि हम नॉर्थ पोल रखोगे तो रिपेल करेगा। और जो B आएगा वो नीचे आएगा, ऐसे B नीचे आएगा। B इधर आ गया ना, ये मान लो ये डिस्टेंस आ है, बार मिनट छोटा है, छोटे बार मिनट की बात करते हैं। B इधर है, और जहां पर B BH के बराबर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वहीं न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा? μ0/4 पाई m/r³ इक्वल टू, और यहाँ दो न्यूट्रल पॉइंट होगा, इधर भी आ सकता है बेटा और इधर भी आएगा उतनी ही दूरी पर। बस वैल्यू को इस जो B है उसको BH के बराबर कर दो। तो जब n to n पोजीशन है, n to n का पहले मतलब समझ पाए हो तुम लोग? क्या समझते हो n to n का? n to n का मतलब है नॉर्थ में भी नॉर्थ पोल है, तो आप देख सकते हो B का डायरेक्शन जो आ रहा है उसके हिसाब से कहाँ B BH को बैलेंस करेगा? सर ईस्ट और वेस्ट में B BH को बैलेंस कर देगा। और जब B BH को बैलेंस करेगा तो ये देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, या तो R दिया रहेगा न्यूट्रल पॉइंट और M पूछ देगा, BH दिया रहेगा, या BH और M दिया रहेगा, R पूछेगा न्यूट्रल पॉइंट कहाँ, या न्यूट्रल पॉइंट दे देगा, M पूछेगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बताओ। तो न्यूट्रल पॉइंट वहां होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में जहां B BH को क्या करे? बैलेंस करे। ये कौन सा पोजीशन है? n to n पोजीशन। अब बात होता है n to s पोजीशन हो तो क्या होगा सर? n to s पोजीशन, n to s पोजीशन, n to s पोजीशन भी सुनी लो, खत्म ही करिए आज हम, अब बड़ा वीडियो हो रहा है। यदि n to s पोजीशन है तो अब कैसे कहोगे भाई? n to s, n to s तो n to s में आप कैसे कहोगे? ये बात कहोगे भाई हम n to s रखे, मतलब जिधर नॉर्थ है उधर कौन सा पोल रख दिया? साउथ, और इधर जिधर नॉर्थ में साउथ पोल रखा और साउथ में नॉर्थ पोल। लैंग्वेज सुनना पढ़ना सुनना, हम सब केस बोल रहे हैं, एक केस, जहां क्वेश्चन लगा फंसो, जाओ नोट्स तो नहीं भाई, कहेंगे वीडियो देखो और समझो। तुम्हें बात कर रहे हैं यहाँ पर कोई पोजीशन होगा तब क्या होगा? अरे सर इस बार न्यूट्रल पॉइंट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि इधर देखोगे तो साउथ वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ वाला इसको इधर रिपेल करेगा। सर
इस बार बी ऊपर है और BH भी ऊपर नहीं है भाई, बी जो है वो साउथ से नॉर्थ है और BH भी साउथ से नॉर्थ है। इस बार ना इधर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। इस बार न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा कहाँ? इस बार न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा यहां। यह कौन सा पोजीशन है? यह वाला पोजीशन ये तुम लोग समझ रहे हो अच्छे से? तो यह पोजीशन इसका एक्सियल पोजीशन है और यहां पर सही बात है, साउथ नीचे होगा और ये BS इधर होगा और BN इधर होगा। सर यहां BS डोमिनेट करेगा और BS यदि डोमिनेट करेगा तो बड़े अच्छे से नेट मैग्नेटिक फील्ड नीचे आ गया B और BH किधर होगा? ऊपर होगा। तो जहां पर इस B को BH क्या कर लेगा? बैलेंस, वो ऊपर भी आएगा बेटा और नीचे भी आएगा। देख लो यहाँ BN ऊपर आएगा, BS नीचे आएगा। ना 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 गड़बड़ है, यहाँ भी ऐसे कहोगे, सॉरी नॉट बोल रखेंगे। BN नीचे आएगा, BS ऊपर आएगा, BN नजदीक है, B ये पहले ये डोमिनेट करेगा BN नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक फील्ड, तो B नीचे आएगा और BH ऐसे है। नीचे नहीं है भाई, इसका नाम समझ जाना, ये नॉर्थ से साउथ, ये साउथ से नॉर्थ। तो हम कह सकते हैं इस बार नॉर्थ और साउथ में जब आप N to S रखेंगे तो न्यूट्रल पॉइंट या तो नॉर्थ में या तो साउथ, दोनों जगह मिलेगा, दो जगह मिलेगा। और इस समय न्यूट्रल पॉइंट दो जगह जब मिलेगा तो B बराबर BH करेंगे आप लोग, और सर B बराबर BH करेंगे तो यहाँ B का वैल्यू μ0/4 2m/r³ होगा। ये बात है। ये कौन सा पोजीशन है? N to S। याद करने के लिए मैंने ये बना दिया N to N, N to S। यदि N to N है मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ पोल साउथ में रखा, तो न्यूट्रल पॉइंट उस जगह कहते हैं जहां पर कि उसका मैग्नेटिक फील्ड BH को बैलेंस करे। क्योंकि अब कहीं भी तुमको मैग्नेटिक फील्ड कहता है नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो तो तुम्हें हॉरिजॉन्टल प्लेन में B और BH दोनों का रिजल्टेंट देखना पड़ता है। BH तो है ही ना दुनिया में हर जगह, और क्या हॉरिजॉन्टल, तो B और BH का रिजल्टेंट देखना पड़ता है। तो आप कहोगे वहां न्यूट्रल पॉइंट जहां B BH को बैलेंस करे। N to N पोजीशन था तो न्यूट्रल पॉइंट ईस्ट और वेस्ट में मिला था, और N to S पोजीशन है तो न्यूट्रल पॉइंट नॉर्थ और साउथ में होगा। कहां होगा? इससे निकालिए, इसमें 2m/r³ है, उसमें m/r³ है। ये था न्यूट्रल पॉइंट इन हॉरिजॉन्टल। हाँ, यदि वर्टिकल प्लेन में मैं कह देगा न्यूट्रल पॉइंट तो एक ही होगा भाई, क्योंकि वहां तो B को बैलेंस करना होगा। किसको बैलेंस करना होगा? पूरे B को वर्टिकल प्लेन में बैलेंस करना होगा, वो एक ही पॉइंट है ना। लेकिन हम लोग को पूछता बस यही है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में न्यूट्रल पॉइंट है ना, तो आप समझ जाना दो पोजीशन में ही पूछेगा, या तो मैग्नेट को नॉर्थ पोल नॉर्थ में रखेगा या नॉर्थ पोल साउथ में रखेगा। एक और केसेस है, लास्ट कर सकते हैं, घबराना मत भाई। ये टॉपिक को हम पूरी तरह से समाप्त कर रहे हैं और एक एक केस में डिस्कस कर रहा हूँ जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसको हम लोग नाम देते हैं टेंजेंट लॉ का। वैसे क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा हम टेंजेंट लॉ के क्वेश्चन है, आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना। टेंजेंट लॉ में नहीं लिखा रहे क्योंकि उसका यूज होता है, है ना, अर्थमेटिक फील्ड मालूम है तो आप निकाल लीजिए। देखिए समझना, टेंजेंट लॉ लगता कब है? मैग्नेटिक कंपास रख दिया जाएगा, तो मैग्नेटिक कंपास ही तुम रखोगे, तुम भी जानते हो मैग्नेटिक कंपास हमेशा साउथ से नॉर्थ होगा और ये BH का डायरेक्शन में रुकेगा। ये BH के कारण है ना, हम अर्थ पर रखे हैं तो अर्थ पर तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ही। यदि तुम कोई भी वायर भी देते हो और उसके कारण करंट आता तो वो करंट का मैग्नेटिक फील्ड है। तो यदि हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोलेगा नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालो, BH भी दिया है तो ध्यान देना BH और B को जोड़ना पड़ता है वहां, तब नेट मैग्नेटिक फील्ड उस जगह निकलता है। B और BH को जोड़ना, कई क्वेश्चन बनते हैं टेक्निकली। वहां हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड दिया, समझ जाओ, सावधान हो जाओ, देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, और फिर B और BH का एंगल निकाल लो उनके बीच का। BH तो साउथ से नॉर्थ होगा, अब देख लो B क्या है, फिर उनके बीच का आप बात करते हो, वैल्यू निकालते हो। जैसे यहीं पर ये BH है, मैग्नेट लिखा हुआ। अब तुमने क्या कर दिया, एक मैग्नेट रख दिया ऐसे, नॉर्थ पोल इधर, देख रहे हो, और ये मैग्नेटिक नीडल इस समय इसके एक्सियल पोजीशन है। अभी ऐसे मतलब हमने अभी मैग्नेट बाद में रखना, अभी हम ये कर देंगे कि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ध्यान दीजिएगा, BH के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, BH के परपेंडिकुलर, BH के परपेंडिकुलर माने या तो ईस्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगा या तो वेस्ट। अब जो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, क्या जैसे ही तुम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दोगे यूनिफॉर्म इधर की तरह, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? करेगा कि नहीं?
करेगा। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर गया और ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन थीटा है। पहले इधर था, ये डिफ्लेक्ट कर गया। अब दे दिया एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन इतना है, बताओ बी क्या है? क्या तुरंत नहीं बताओगे? tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? b बाई बी एच। बी जो तुमने बाहर से लाया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोलेगा ना रिजल्टेंट, तो आपको अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर करना होगा। लेकिन ये जो बी होना चाहिए वो ईस्ट या वेस्ट में होना चाहिए। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू बी बाई बी एच, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? बी एच tan थीटा। अब इस क्वेश्चन में केवल थीटा देगा, इतना डिफ्लेक्ट हुआ। इस क्वेश्चन में केवल डिफ्लेक्ट दिया, थीटा दे दिया, tan थीटा दे दिया, तो बड़े अच्छे से b इक्वल टू हम क्या लिख देंगे? बी एच tan थीटा। b बस केवल थीटा देगा, इतना डिफ्लेक्ट कर गया, थीटा दिया नहीं, हम b बराबर बी एच tan थीटा कर देंगे। अब इस पर क्वेश्चन भी बने रहते हैं, लेकिन बात ध्यान दीजिएगा, ये तब लगाओगे जब जो मैग्नेटिक फील्ड दिया जा रहा है वो ईस्ट या वेस्ट में, बी एच के परपेंडिकुलर। और कहते मैग्नेटिक फील्ड था, अब उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया ईस्ट में या वेस्ट में, तो वो डिफ्लेक्ट कर दिया। अब इसके क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अब देखो क्या कहेगा, मैग्नेटिक नीडल रखा है और एक बार मैग्नेट यहां रख दिया, देख रहे हो ना बेटा, ये ऐसे रखा गया इसके एक्सियल पोजीशन पे, इसको कहते हैं tan A पोजीशन। इसके एक्सियल पोजीशन, जैसे ही एक्सियल पोजीशन रखोगे, नॉर्थ है ना, नॉर्थ नजदीक है, इसी का मैग्नेटिक फील्ड डोमिनेट करेगा और ये बी होगा, इधर बी एच होगा, तुरंत हम लिखेंगे ये डिफ्लेक्ट कर गया सर थीटा 1, तो तुरंत नहीं लिखा जाएगा b1 बराबर क्या सर? b1 इक्वल टू बी एच tan थीटा। और ये b क्या है? कौन सा पोजीशन इसका है? मतलब ये r1 डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो कह दोगे ये इसका एक्सियल पोजीशन है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m1 बाई r1 क्यूब इक्वल टू बी एच tan थीटा। अब कहा यहां पर दूसरा मैग्नेट रख दिया। अब ये भी कह सकता है ना बेटा कि उसी जगह रखा, उसी जगह रखेगा तो आर से, और ये भी कह सकता है भाई यार अलग अलग भी रखा, कोई दिक्कत नहीं हमको। तो उस समय लेकिन डिफ्लेक्शन थीटा 1 की जगह थीटा 2 हो गया, तो उस समय आप लिखोगे b2 बराबर बी एच tan थीटा 2, और फिर यहां आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m2 बाई r2 क्यूब इक्वल टू बी एच tan थीटा 2। अब जरा इसको डिवाइड कर दो, हमें लगता है आ जाएगा m1 बाई m2, नीचे होगा r1 क्यूब, ऊपर होगा r2 क्यूब इक्वल टू tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2। अब क्वेश्चन क्या दे रहा है देखिए, इसको tan A पोजीशन भी कहते हैं। tan A पोजीशन माने मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन, मतलब रखा भी जब भी जाएगा तो ईस्ट वेस्ट में मैग्नेट रखेगा, ईस्ट वेस्ट में ही मैग्नेट रखेगा, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल रहा है? ईस्ट में मिलेगा। यदि नॉर्थ पोल इधर रखा तो ईस्ट में मिलेगा, और यदि साउथ पोल इधर होता, नॉर्थ इधर होता तो वेस्ट में आता, तो भी यही बात था, बस डिफ्लेक्शन इधर होता। अब इसमें कह देगा उसी जगह रखा गया, पहले एक मैग्नेट रखा था, दूसरा मैग्नेट रखा, पहला डिफ्लेक्शन थीटा 1 फिर थीटा 2, उसी जगह करेगा तो आर सेम हो जाएगा, तो आर वाला टर्म कट जाएगा, m1 बाई m2 tan थीटा बाई tan थीटा 2। रेशियो पूछता है, सीधा सीधा छोटा क्वेश्चन होता है कि ईस्ट वेस्ट में मैग्नेट रखा गया और उसी के ईस्ट में हम जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि डिफ्लेक्शन थीटा 1 हो गया। अब दूसरा मैग्नेट उसी जगह रखा, डिफ्लेक्शन थीटा 2 हो गया। बताओ डायपोल मोमेंट का रेशियो क्या होता है? तो m1 बाई m2 इक्वल टू tan थीटा 1 बाई tan थीटा, आर सेम होगा। कभी कभी एक ही मैग्नेट रखकर कहता है, एक मैग्नेट यहाँ रखा तो इतना डिफ्लेक्शन, अब यहाँ पर रखा तो इतना डिफ्लेक्शन, बताओ r1 और r2 का रेशियो, तो वो भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। समझ में आया? ये tan A पोजीशन। अब इसी को तुम लोग में घुमा घुमा के पूछने वाले काम थोड़ी है, कहते हैं tan B पोजीशन। tan B पोजीशन नहीं कहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ये मान लो क्या है, क्या है बोलो? हाँ अच्छा, ये नॉर्थ और ये साउथ। अब हमने यहां रख दिया है, तो सर जब नहीं रखते तो बी एच इधर रहा, अब रखते नॉर्थ के कारण इधर, साउथ के कारण इधर, तो बी जो आएगा वो इधर आएगा, फिर वही डिफ्लेक्शन। लेकिन अब जो ये पोजीशन है इसका वो कौन सा है? इक्वेटोरियल पोजीशन। तो पहले मैग्नेट को ईस्ट वेस्ट में रखो,
अब उसके एक्सियल पोजीशन में रखे तो 10 है और उसके इक्वेटोरियल पोजीशन में रखे तो वह 10b पोजीशन करते, कभी लिख देता है क्वेश्चन में 10 है 10b पोजीशन, तो समझ रहा मैग्नेट के एक्सियल पोजीशन और ये मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये भी तुम आप बड़े अच्छे से बोल सकते हो, यहां भी b बराबर क्या हो जाएगा, BH tan थीटा। अब b की जगह बस यहां अंतर होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m बाई r क्यूब इक्वल टू BH tan थीटा। अब बनाने वाले क्वेश्चन लगा लिया अपना, उनका क्या स्थिति होगा तुम भी समझ रहे होगे। यहां निकाला होगा तो आप कहेगा भाई एक मैग्नेट रखा फिर दूसरा रखा, दूसरा रखिए सर m1 r1 होगा, फिर वही क्या हो जाएगा यहाँ m2 r2 q होगा, डिवाइड करेंगे तो यही रिलेशन है, क्योंकि वहां 2m और 2m दोनों में था, यहाँ m1 m1 दोनों में, यहाँ वैल्यू निकालना होगा रख के, तब जरूर हमको ध्यान देना, नहीं तो रिलेशन यही है। रेशियो पूछेगा, एक मैग्नेट रखा फिर दूसरा रखा, तो क्या इस पर भी क्वेश्चन कर लोगे। इसमें मैग्नेट क्या रखा गया, ईस्ट वेस्ट, पहले मैग्नेटिक नीडल रखा गया, मैग्नेटिक नीडल भाई रखा था BH डायरेक्शन में था, साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में रखा था, फिर तुमने क्या कर दिया मैग्नेट ईस्ट वेस्ट में रखा। अब वो मैग्नेटिक नीडल उसके एक्सियल पोजीशन पर होगा तो डिफ्लेक्शन करेगा, डिफ्लेक्शन करेगा तो b बराबर BH tan थीटा, b का वैल्यू रख दोगे तो एक रिलेशन बन गया। इक्वेटोरियल पर रख दोगे इसको tan b पोजीशन कहा जाता है, ठीक है। हाँ, इस दोनों केस में tan में मैग्नेट ईस्ट और वेस्ट में रखा, तभी तो b BH के परपेंडिकुलर मिलेगा। जब b BH के परपेंडिकुलर होगा तभी b बराबर BH tan थीटा लगा सकते हैं, मतलब b ईस्ट या वेस्ट में ही होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही बात कर रहा है। हो गया कि नहीं, एकदम आसान है, चीजें बहुत आसान है, लेकिन एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज पकड़ने की बात है। अब देखो भाई क्वेश्चन इसी में एक और लास्ट है बस, और वो ये है कि कहेगा ना एक कॉइल है, लार्ज कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न n है, करंट I फ्लो कर रहा है, इसका रेडियस r है, और ये जो रखा गया है ना वो वर्टिकल में नॉर्थ साउथ प्लेन में, किसमें, वर्टिकल में नॉर्थ साउथ प्लेन, वर्टिकल में रखा गया लेकिन नॉर्थ साउथ प्लेन है। नॉर्थ साउथ प्लेन माने ये पूरा नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, अंदर आएगा, अंदर माने ईस्ट या वेस्ट में होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा मतलब ईस्ट या वेस्ट में मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट या वेस्ट में है, मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट या वेस्ट में है। तो समझ जाओ क्या मैग्नेटिक फील्ड b के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं। BH किधर रहा होगा, हम नीडल रखेंगे तो नीडल समझ लो भाई, ये मान के चल लेंगे यही प्लेन में, ये साउथ और नॉर्थ है, बदल दिए, नॉर्थ साउथ ऐसे लेते थे लेकिन अब साउथ नॉर्थ क्योंकि वर्टिकल प्लेन है, तो हमारा BH ऐसे था और मैग्नेटिक फील्ड इधर मिला, डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो हम b बराबर फिर क्या लिखेंगे, BH tan थीटा, क्योंकि b ईस्ट वेस्ट में सेंटर, और इस b का वैल्यू कितना लिखा जाएगा बेटा, म्यू नॉट ni बाई 2r BH tan थीटा। कई लोग इसको ऐसे लिखते हैं I बराबर क्या हो जाएगा 2r BH अपॉन म्यू नॉट n tan थीटा। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, सब वैल्यू दिया होगा, I भी पूछ सकता है, या कहीं देता है कि ये करंट फ्लो किया तो इतना डिफ्लेक्शन, तो बताओ ये करंट फ्लो करेगा तो क्या डिफ्लेक्शन, तो उस समय तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाएगा, उस समय I1 बाई I2 इक्वल टू tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2। वास्तव में ये टेंजेंट गैलोमीटर का प्रिंसिपल है, किसका, टेंजेंट गैलोमीटर। टेंजेंट गैलोमीटर में हम बोलते हैं I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा, अलग अलग करंट डिफ्लेक्शन अलग अलग है, डिफ्लेक्शन से हम करंट बता दें, डिफ्लेक्शन देखेंगे और ये वैल्यू तो जाने रहेंगे 2r, r रेडियस पता रहेगा, BH तो फिक्स होगा उस जगह पर, म्यू नॉट फिक्स है, नंबर ऑफ टर्न दिया रहेगा, हम बड़े आराम से आएगा के tan थीटा से बात करेंगे, अगर इतना करंट फ्लो किया तो ये डिफ्लेक्शन, बताओ इतना डिफ्लेक्शन आया तो करंट क्या, या इतना करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन क्या, बड़े आराम से I1 बाई I2 इक्वल टू tan थीटा 1 बाई tan थीटा 1 बाई tan थीटा 2 कर देंगे। समझ में आया, यहाँ हमने केवल अर्थमेटिज्म नहीं खत्म किया, अर्थमेटिज्म से रिलेटेड न्यूट्रल पॉइंट है ना, tan A tan B पोजीशन, tan जो कहते हैं B जब BH के परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन, उसका भी बात खत्म कर दिया, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का बात काफ़ी किया। इस तरह से हमने एक बड़ा पोर्शन इसको भी कंप्लीट कर दिया है, तो दैट्स ऑल है ना। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो मैग्नेटिक मटेरियल्स का होगा।
मैग्नेटिक मटेरियल्स।